सुनीलम जी, किसी भी सदन में, चाहे वो संसद के दोनों सदन हो या विधायिका के दोनों सदन हो, किसी भी सदन में आसन की बड़ी गरिमा होती है, सब उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अध्यक्ष की तरफ से ही, यहाँ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनकी जगह बैठने वाले पीठासीन पदाधिकारियों की तरफ से ही बार बार टोका टोकी हो रही है। ऐसा कभी नहीं देखा गया। कल ही देखा गया कि राजेंद्र अग्रवाल चेयर पे बैठे हुए थे और वो जेडीयू के एक सांसद को कह रहे हैं आप आरएसएस का नाम मत लीजिए। फिर उन्होंने बीजेपी के एक नेता का नाम लिया कि उन्होंने तो अभी थोड़ी देर पहले लिया था, तो कह रहे हैं कि नहीं वो प्रशंसा कर रहे थे। यानी अब आसन ही ये तय करेगा कि प्रशंसा में आप बोल रहे हैं तो बोलने दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी की आलोचना में आप बोल रहे हैं तो बोलने नहीं दिया जाएगा। ये स्तर हो गया है सदन में। माइक म्यूट कर देना, कैमरा हटा देना, ये सारी चीजें चल रही है। और इन सब के बीच प्रिविलेज कमेटी का एक मामला आ गया है। क्या प्रिविलेज कमेटी को लेकर के आपको नहीं लगता कि मौजूदा दौर में सदन के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को में एक जजों की नियुक्ति ज्यादा कर देनी चाहिए, जो संसद सत्र के दरमियान अपने सारे जुडिशियल वर्क छोड़कर दोनों हाउस में एक एक जज तैनात रहे ऑब्जर्वर के तौर पर और देखते रहे कि वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं। कर्नाटका की विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक ऑब्जर्वर की तैनाती हुई थी, एक जज की तैनाती हुई थी कि विधानसभा में जो येदियुरप्पा को ओथ दिला दिया था राज्यपाल ने, तो उस ढंग से विश्वास मत का संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ था। पूरे देश ने देखा था कि एक ऑब्जर्वर तैनात किया गया था। तो क्या वो नौबत आ ऑब्जर्वर तैनात किया जाए? अभिषेक जी, सुनीलम से माफी मांगते हुए आधे मिनट का समय मुझे दो। जी, ये हर जगह जी जरूर ये हर जगह हो रहा है। अभी आप जिस रोल में हैं, अभिषेक आपको कह रहा हूँ, पूरे टेलीविजन चैनल पे देख लीजिए, हर चैनल पर एंकर किसी का एक्सटेंडेड प्रवक्ता हो जाता है और बाकी लोगों को गालियां देता है, बात नहीं करने देता है। ये हो रहा है ना, तो ये हर जगह हो रहा है। ये क्षरण ये हर जगह है। इसलिए बस इतना ही मुझे कहना था। सुनील जी, नहीं, क्रिकेट की अंपायरिंग में सर जब जी मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ कि क्षरण हर जगह हो रहा है। मैं मनोज सिन्हा ने जो कहा कि गांधी जी के पास कोई कानूनी डिग्री नहीं थी, मैं गवाही देने के लिए गया और मैंने कहा कि भाई ये आरएसएस का आदमी था, विद्यार्थी परिषद का आदमी था। तो जो ही मैंने ये कहा तो जो है वहां पर जो थे जो स्पेशल जज थे वो कहने लगे आप ये नाम मत लीजिए। तो मैंने कहा कि आप इसमें लिखवा दीजिए कि आप ये नाम मत लीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ये है कि जो बात आप कह रहे हैं वो एकदम ठीक कह रहे हैं संतोष भारती जी। और जो उन्होंने जो कहा कि मेरे को पुराना अनुभव है, नया अनुभव, लेकिन मेरे को जो मेरा अनुभव है वो तो ये है कि देखिए आसंदी को होना तो चाहिए न्यूट्रल, वो पूरे सदन का जो है वो स्पीकर होते हैं। लेकिन हमने बहुत कम ऐसे स्पीकर्स देखे हैं जो कि पार्टीशन ना हो, जो कि रूलिंग पार्टी जो कि एक जिसके चलते वो स्पीकर बनते हैं उसकी तरफदारी करने का काम ना करें। अब सवाल ये है कि जिसे ग्रीन बुक कहा जाए या सुभाष कश्यप जी ने तमाम किताबें लिखी हैं, कौल शक्दर ने तमाम किताबें लिखी हैं, अगर आप तमाम सारे आप नियमावली आप अगर देख लेंगे तो जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है, मुझे लगता है कि वो उसकी परिधि में बिल्कुल भी नहीं आते थे। विशेष तौर पर जो संजय सिंह का जो पूरा मामला है या जो भी आप केसेस देखेंगे तो ये तो एक इन्होंने जो कार्रवाई की है वही गलत कार्रवाई है। प्रोसीजर के हिसाब से जिस हिसाब से चलना चाहिए कार्रवाई, उसके हिसाब से यह कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर मामला प्रिविलेज कमेटी का है, तो प्रिविलेज कमेटी तो बस केवल जो है अगर जो भी तय कर ले, सत्तारूढ़ दल जो कर लेता है तय या स्पीकर जो तय कर लेता है उसी को फैसिलिटेट करने का काम प्रिविलेज कमेटी आमतौर पर करती है। और अगर चाहे तो मामले को बहुत लंबा खींच सकती है, तो उन्होंने अपने हाथ के अंदर ले लिया है संजय सिंह के मामले के अंदर कि अब वो हो सकता है कि भाई जब तक कि सदन चले, ज्यादा तो चलना नहीं है, एक आध सत्र भी और होगा, हो सकता है 2 सत्र हो जाए, तो उसके अंदर भी इनको बाहर रखा जाए, उसका इन्होंने इंतजाम कर दिया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आपको कि जिस तरीके से स्पीकर लोगों का जो है माइक म्यूट करने का काम, लोगों को ना बोलने देने का काम एक तरीके से ये पहले से चलता चला आ रहा था, लेकिन इतना ज्यादा मतलब ये कहा जाए नग्न रूप से नहीं हो रहा था, मतलब ब्लेटेंटली नहीं हो रहा था। हो तो रहा था
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन को कोई जगह ही नहीं दी जाएगी। तमाम सारा लोगों ने उसको अवसर दिया है। और अब तो ये जो सबसे बड़ा जो मामला होता है, हम लोगों के यहाँ पर तो हमने ये देखा है, संतोष भारती जी बताएंगे, हम लोगों के यहाँ पर तो ये भी नहीं कहा जाता, स्पीकर जो है वो ये भी नहीं बोलता कि इसे विलोपित किया जाए, वो अपनी उंगली से ऐसा करके घुमा देता है, मतलब उसे जीरो करके दिखा देता है। तो नीचे के जो लोग स्टैनो और वो सब जो लोग होते हैं, स्टाफ जो है, वो उसको विलोपित कर देने का काम करते हैं। जैसा जैसे एक्सपंज करना का काम कहा, जैसा आपने कहा कि जहां जहां गौतम अडानी का नाम था जो है राहुल गांधी के भाषण में, उसको एक्सपंज करने का काम कर दिया गया। तो कुछ तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ तो ये है कि 3500 शब्द जो इन्होंने अपने कर दिए हैं क्या संसदीय करके। तो मोटे तौर पर विपक्ष कोई भी इफेक्टिव बात जिन शब्दों के साथ में कर सकता है, उसको तो पहले ही एक्सपंज करने का काम इन्होंने कर दिया, ऑफिशियली कर दिया, लीगली कर दिया है, उसको पूरा कानून का जामा पहनाने का कर दिया है और बाकायदा सब कमेटी के अंदर तय करके किया है। तो ये सब तो हो गया है, लेकिन मुख्य बात असल में ये है, जो बात आप कह भी रहे हैं कि अब क्या हर चीज के अंदर जो है वो न्यायपालिका को दखल देने का काम करना पड़ेगा। तो अब ये भी बात एकदम साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि न्यायपालिका वर्सेस जो है एक संसद, ये एक आपको चित्र दिखलाई पड़ रहा है। ये मामला पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन अब जो है ये तय कर लिया है मोदी जी ने कि वो पूरी के पूरी न्यायपालिका का जो एक इंडिपेंडेंट जो अभी कैरेक्टर था, जो पूरे देश के अंदर लोगों को विश्वास अगर विधायिका के ऊपर नहीं रहा, लोगों को विश्वास कार्यपालिका जो है उस पर नहीं रहा, गोदी मीडिया पे नहीं रहा, है ना, तो वो लोग न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रख के चल रहे थे। तो और उससे उन्हें तमाम किस्म के खतरे उससे दिखलाई पड़ते हैं और अभी भी इतना अपने आप को असुरक्षित मानते हैं मोदी जी कि वो कितना भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, लेकिन उन्हें लगता है कि फाइनल राउंड में अगर चुनाव होगा तो कर्नाटक जैसा कोई नतीजा आ सकता है। और अभी तो ये 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और अगर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम 3 राज्यों के अंदर जो है 3-4 राज्यों के अंदर अपोजिशन की सरकारें बनेंगी। बहुत एकदम जमीन की जो सच्चाई है, जो हमारे जैसे लोगों ने जो दौरा करके देखा है, वो एकदम साफ है। तो अब उसके बाद में उसका क्या इलाज है? तो उसका इलाज करने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को भी जो है अपना आदमी बैठाना, अपने आदमी को, और ये भी बता देना कि फाइनल राउंड में हम ही आने वाले हैं और आने वाला कोई भी चुनाव आयोग का जो आयुक्त होंगे या जो भी लोग रहेंगे वो सब हम ही नियुक्त करने वाले हैं। तो एक तरीके का डर भी पैदा करना, और अभी भी हम ये लोग बात तो देखते ही हैं, ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा देश ही जानता है कि तमाम ऐसे होता है कि भाई चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, आदमी जीत रहा है, 2-4 हजार वोट से जीत रहा है, बहुत उत्साह के अंदर जो है अपनी पूरी टीम को लेके बाहर चला जाता है और यहाँ पर जो है दूसरे व्यक्ति को 5,000 से जिता करके और उसको सर्टिफिकेट जीतने का इशू कर दिया जाता है। बाद में वोट का मैनेजमेंट हो जाता है और वो 5 साल तक चुनाव याचिका चलती रहती है और पूरा का पूरा मामला जो है वो व्यक्ति जो हारा हुआ होता है वो रहता है और जो जीता हुआ है वो बाहर रहता है। ये हम देखते आए हैं, लेकिन अभी इतने से भी मोदी जी संतुष्ट नहीं है, उन्हें इसमें भी लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पूरा पुख्ता इंतजाम अपने 2024 के लिए मोदी जी करना चाहते हैं और इसलिए पहले तो हम लोग ये देखते थे कि एक तरीके से श्रिंकिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट हो रहा था, है ना। हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो जब एलपीजी आ गया तो उसके बाद में हम लोग ये देख रहे थे कि श्रिंकिंग ऑफ जो है वेलफेयर स्टेट हो रहा था, लेकिन अब पूरे जो राइट्स हैं उन राइट्स का भी रोल बैक हो रहा है। आप देखिए जितने कानून इन्होंने लेके आए हैं, जितने बिल लेके आए, जितने कानून बनवाने का काम किया, उसमें जो अधिकार पहले मिल गए थे, आदिवासियों को जो अधिकार मिल गए थे, उसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट के अंदर संशोधन किए उससे उन्होंने बदलने का काम कर दिया। उन्होंने जो है जैव विविधता वाला जो पूरा मामला था उससे उन्होंने कर्टेल करने का काम किया। एक एक कानून वो ऐसा लाते हैं, पूरा सूचना के अधिकार के अंदर जो एक पावर्स मिल गए थे लोगों को उसको भी कर्टेल करने का काम किया। तो ये जो पूरी सरकार है ये हर स्तर के ऊपर नागरिकों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करने का काम कर रही है, क्योंकि ये अपने आप को असुरक्षित मानती है और असुरक्षित मानती है इसीलिए ये स्पीकर्स का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के मेंबर्स को सस्पेंड कराने का काम, निलंबित कराने का काम, मतलब ये उससे भी आगे जा सकते हैं, ये मतलब पूरे कार्यकाल के लिए भी करने का काम कर सकते हैं। कौन रोकेगा और कहां पर जाकर के इनको न्याय मिलने वाला है? अगर मान लीजिए जैसा अभी कह रहे थे कि ऑपोजिशन के लोग अगर ये सब तय कर लें
इंडिया के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सब तय कर ले कि हम तो वेल में जाएंगे, वेल में जाके हम लोग नारा लगाते रहेंगे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि पूरे सत्र के लिए या जब तक ये सदन रहेगा तब तक के लिए इन सबको एक साथ निलंबित करने का काम किया जाए, क्योंकि वैसे भी वही काम हो रहा है तो रहकर भी वही काम होगा। फाइनल राउंड में तो जो इंडिया नाम से जो अपोजिशन का गठबंधन बना है, इसे सड़कों पे जाना पड़ेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और जब ये एक तरीके से लोगों को दिखलाई पड़ जाएगा कि हाँ बदलाव हो सकता है, तब ये सब बदलेंगे, ब्यूरोक्रेसी भी बदलेगी, न्यायपालिका का भी एक रुख जो है उसके अंदर परिवर्तन होगा। जब तक ये नहीं होता है तो अभी तो मोनोपोली है, और मोनोपोली से सब लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं हमारा क्या होगा, सभी लोग इस समय डरे हुए हैं, तो जनता ही वो अभय प्रदान कर सकती है सड़कों के ऊपर आकर के। जी नीलम जी, क्या लगता है आपको, जो 4 सस्पेंडेड सांसद हैं, क्या उन्हें अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? हालांकि ये स्पीकर के निर्णय और उसके खिलाफ आमतौर पे कोर्ट जाने का कोई प्रावधान है नहीं। कोर्ट खास करके जब तक फंडामेंटल राइट्स का इशू ना हो तब तक एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करने वाला जो अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का आसन होता है उसके खिलाफ कुछ करता नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है इस तरह के मामले वहां भी पहुंचेंगे? पहुंचा जा सकता है, लेकिन उससे कुछ नतीजा मुझे लगता नहीं निकलेगा। मैं 2-3 टिप्पणी करना चाहता हूं। एक तो ये कि जो मतलब क्योंकि विवेक देशपांडे जी जो है वो आते हैं नागपुर से आते हैं, और उनकी जो चिंता है वो गहरी जानकारियों के चलते है, और वो जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा का पूरा एक संविधान को खोखला किया जा रहा है, वो ऐसी स्थिति है कि उसके बाद में आपके पास में करने के लिए बहुत कम रह जाता है। या जो बात शीबा जी जो बात लगातार कह रही हैं, शीबा जी ने कहा कि एक जो है महीना जो है मुसलमान बन के देखो, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से कानून से आपकी रक्षा हो सकती है। ये जो एक तरीके का एक सेंटिमेंट बन रहा है, पूरे देश में बन रहा है, चाहे वो अक़लियत के अंदर बन रहा हो या जो लोग बहुत ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को देख रहे हैं या देश की वर्किंग को देख रहे हैं, उसके अंदर बन रहा हो, इससे ये पता चलता है कि पूरे सिस्टम जो है उसके अंदर पूरी तरीके से अविश्वास है। अब अगर सिस्टम के अंदर पूरी तरीके से अविश्वास है तो एक तो तरीका ये है कि आप उस सिस्टम से बाहर निकल जाइए, जो बात संतोष भारती जी कह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब म्याद बढ़ाई गई थी तो मधु लिमय जी निकले थे, और उसके बाद में जो है इनके मित्र संतोष जी के शरद यादव निकले थे। या तो उतनी हिम्मत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो इस समय लोग हैं, क्योंकि हमने तो देखा था ईवीएम जो है हटाओ देश बचाओ का जब कैंपेन चला तो सभी पार्टियों के लोग आए इंक्लूडिंग कांग्रेस, और जब ये वाली बात आई कि भाई ईवीएम जब तक रहेगा तब तक ये गारंटी है कि आप सरकार नहीं बना पाओगे सेंटर के अंदर, ये बात सब लोगों ने सिद्धांत मान ली। और जब ये प्रस्ताव आया कि भाई आप ये कह दो कि अगर इस तरीके से इलेक्शन होते हैं जिसके अंदर वीवीपैट को पूरी तरीके से उसकी गिनती नहीं होती पैरेलली ईवीएम के साथ साथ, वो या फिर जो है आप पुराने तरीके से जब तक बैलेट से नहीं होती तब तक हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, कोई भी तैयार नहीं हुआ, एक भी पार्टी तैयार नहीं हुई। तो असल में सबको जो है वो सत्ता की पूरी वो चाट लग चुका है, और सत्ता जो है वो उसका इस्तेमाल अपने तरीके से करना चाहते हैं, और उनको इस बात का जरूर भरोसा है, और सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस को है इस बात का कि भाई जब भाजपा जाएगी, जब मोदी जाएंगे तो हम सबसे बड़ी पार्टियां, हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी, तो हमारे को कोई जनता के बीच में जाकर के कोई बहुत संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जनता अगर भगवा में हो रही है तो हम ही भगवा डाल लें। तमाम सारे इस समय जो है कांग्रेस के नेताओं को मैं भगवा डाले जब देख रहा हूं, और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई क्या हुआ, आप लोग तो अपना गमछा डालते थे जिसमें तिरंगा रहता था। वो कहते हैं कि भाई अब अगर भगवा ही चल रहा है तो फिर कोई मोनोपोली है क्या? हमारे कमलनाथ जी तो वो त्रिकुंड भी लगाने लगे हैं आजकल। बागेश्वर धाम जो है वो कहता है कि महिलाओं के जो है खाली प्लॉट है उसके चरणों के अंदर लेटे हुए हैं बाप बेटे दोनों। अब आप मेरे को बताइए, तो जब लोगों को लग रहा है कि भाई यही बहती गंगा है, सब तरफ भगवा भगवा चल रहा है, तो हम भी भगवा डाल लेते हैं, काय की परेशानी की बात है। तो वैल्यूज का मामला जो है, जिन लोगों के सामने वैल्यूज का मामला है वो लोग सड़क पर आएंगे, वो लोग अल्टरनेटिव देंगे, वो लोग कुर्बानी भी देने का काम करेंगे, और लोग ऐसे तैयार हैं
मैं क्योंकि देश के जन आंदोलनों के साथ में जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं पूरे देश भर में जाता हूं, तो मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि लोग केवल अपोजिशन पार्टी के भरोसे नहीं है। ये बात सही है कि इंडिया का जब गठबंधन बन गया है तो बहुत उत्साहित है, उम्मीद पैदा हो गई है, लगने लगा है कि वो कुछ हो सकता है, लेकिन उसी के भरोसे सब चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा मामला नहीं है। तो अभी तो फिलहाल लोग इस्तीफा देंगे और मैदान में आ जाएंगे, ये स्पिरिट जो है वो दिखलाई नहीं पड़ती। धीरे धीरे जिस तरीके का एक कोहेसिव अपोजिशन बन रहा है, जिस तरीके से एक साथ आके काम कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद ये करते हैं कि मुंबई के अंदर जब 31 और 1 को जब वो मिलेंगे तो एक बेहतर एक कोऑर्डिनेशन के साथ में, कुछ उसके सेक्रेटरीट के साथ में, कुछ पदाधिकारियों का तय करके, कुछ कन्वीनर, कोई अध्यक्ष, सब कुछ तय करके बेहतर फॉर्म में जो है वो आएगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आएगा। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसका मूल होगा देश में लोकतंत्र को बचाना, देश के अंदर संविधान को बचाना। मुझे लगता है कि इसके साथ जब आएगा तो उसको लोग हाथों हाथ लेने का काम करेंगे। तो मोदी जी चाहे जितना भी अपने हाथ में सब कुछ रख लें,